आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 7 दिसंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी हेडलाइंस में आज आप देखेंगे, बगदाद में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हुआ हमला, यमन से फिर हुआ इजराइल पर अटैक, हुथीस ने दागी मिसाइल, गजा में सीज फायर की सरगर्मी बढ़ी, जिंदा होस्टेजेस की गिनती कर रहा हमास, स्पेन पर जुर्माना लगा सकता है अमेरिका, इजराइल हथियार ले जा रहे जहाजों को नहीं डालने दिया था लंगर, सीरिया से ईरानी कमांडर्स के भागने की खबर से सजे हिंदी अखबार, लिखा असद को दिया धोखा, और रूस ने दी यूक्रेन को चोट, डोनबास में 6 और कम्युनिटीज जीतने का दावा। तो ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें इससे कहीं ज्यादा होंगी। शुरुआत 2 बड़ी खबरों से जो जस्ट अभी इमर्ज हुई हैं। इतनी ताजा हैं ये खबरें कि इनके बारे में सिर्फ 2 लाइन लिखी गई है, इससे ज्यादा अभी अखबारों के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और इसके बाद गजा पर हम तफसील से आएंगे, क्योंकि गजा में सीज फायर को लेकर बहुत पॉजिटिवली और बहुत तेजी से बात आगे बढ़ रही है। इवन दोहा में हमास की लीडर्स को बुला लिया गया है, और ये सब कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की है। खैर रुकिए, सबसे पहले बात करते हैं, अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमेरिका का ये मिलिट्री अड्डा वहां पर है। अमेरिका इराक में सिर्फ इसलिए है, वो कहता है कि हम यहाँ दाइश से, ISIS से लड़ने के लिए हैं। जबरदस्ती वो वहां पर उस जमीन पर दाइश से लड़ने के लिए। सोचिए, सद्दाम हुसैन की पूरी हुकूमत खत्म कर दी, पूरी आर्मी जीत ली या खत्म कर दी कुछ ही महीनों में, ज्यादा दिन नहीं चला। लेकिन 10 साल से अमेरिका दाइश से नहीं जीत पाया है इराक में, या उसे खत्म नहीं कर पाया है। ये बात मेरी बहुत एवरेज बुद्धि में समझ में नहीं आती। मैं एवरेज बुद्धि वाला हूं, आप लोग ज़हीन हैं, बताइएगा। जो सद्दाम को, उनकी आर्मी को, उनकी हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं, वो दाइश से 10 साल में निपट कैसे नहीं पाए। खैर, उसी बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी बेस पर हमला हुआ है। बताया गया है कत्यूशा रॉकेट से ये हमला हुआ है। अल जजीरा नेटवर्क के हवाले से ईरान की इन्ना न्यूज़ एजेंसी ने यह खबर दी है, और कहा गया है कि इस हमले में नुकसानात तो हुए हैं, खबर बहुत जल्दी है, अभी देखते हैं क्या। देखिए अब क्या हो रहा है सीरिया में। उधर माना जाता है कि जो अपोजिशन फोर्सेस हैं, मिलिशिया हैं, इनके पीछे तुर्की और अमेरिका है, ये लोग फंड कर रहे हैं। इधर ये हमले शुरू हो जाते हैं इराक में। आपको नहीं लग रहा है कि सब एक दूसरे को कई और जगह पर इंगेज करने की कोशिश, अच्छा तुम उधर करो, इधर हम कर, ये सब चल रहा है। खैर चलिए आगे चलते हैं। यमन ने मिसाइल दाग दी। यमन के अंसर अल्लाह मूवमेंट ने, हाउथीज जिन्हें आप कॉमनली जानते हैं, उन्होंने आज इजराइल वाले इलाकों की तरफ, जो फ़लस्तीनी ज़मीनें हैं जो इजराइल के कब्ज़े में हैं, वहाँ शहर बस गए हैं इजराइल के, उस तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, सायरन बजे। इसके बाद ईरान की ही इन्ना ने ये खबर दी है कि इस मिसाइल को दावा किया गया है इजराइल की तरफ से कि हवा में ही मारकर गिरा दिया गया। हालांकि यमन को देखना होगा, हमें समझना होगा कि बावजूद इसके कि उनके ऊपर अमरीकी और ब्रिटिश एयर स्ट्राइक्स आए दिन हो रही हैं, इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक की, लेकिन वो गजा के सपोर्ट में लगातार हमले कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। ऐसे लगता है जैसे उन्हें जंग का खौफ नहीं है। रशिया की स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी ने ओरिजिनली ये खबर छापी थी, जो इन्ना ने ली है, और उन्होंने कहा है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा किया जा रहा है। जैसी ही वो पहुंचने वाली थी, टकराने वाली थी, उससे पहले इंटरसेप्ट करने का दावा इजराइल ने किया है। हालांकि यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने अभी तक इस इंसिडेंट पर कमेंट नहीं किया है। सर आते हैं अब सीज फायर की खबर को। 4-5 हेडलाइन है, सब अलग हैं, जरा सही से समझिएगा। हमास कॉन्टेक्टिंग गजा ग्रुप्स टू चेक स्टेट ऑफ होस्टेजेस अहेड ऑफ पॉसिबल डील। टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा, खबर सीज फायर की इन्हीं 2 फरीक की तरफ से आएगी। ठीक है, तो अब कोई ये कहेगा वेस्टर्न या इजरायली मीडिया, मीडिया है सर। प्रोपेगेंडा हर जगह होता है, न्यूज़ भी हर जगह होती है। हमास ने गजा के ग्रुप से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो होस्टेजेस अल कस्साम ब्रिगेड के पास थे, उनकी स्टेट क्या है, उनकी हालत क्या है, वो कहां पर हैं, उनकी मतलब कहना चाहिए कि जख्मी हैं, कितने मरे हैं, कितने क्या हैं। पॉसिबल डील के मद्देनज़र ये सारी सरगर्मियां, यानी होस्टेज डील बहुत, जो हम जिसकी बात आज 5वां दिन है कर रहे हैं लगातार, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। उसमें हर रोज कुछ नया डेवलपमेंट आ रहा है। इट मीन्स कि कुछ हो रहा है बहुत तेजी से। तो इस डील की जो मुमकिन डील है, उसके मद्देनज़र ये सरगर्मी बढ़ी। तो हमने एक और अखबार द जेरूसलम पोस्ट को पढ़ा,
वहां ये पता चला कि हमास जो है वो जिंदा होस्टेजेस की गिनती कर रहा है, करवा रहा है। होस्टेज डील निगोशिएशंस फाइनल फेज में पहुंच गई हैं, ऐसी रिपोर्ट है। और द जेरूसलम पोस्ट ने अरबी अखबार जो लेबनान से रिलेटेड है, अल अखबार, उसके हवाले से खबर छापी है, और अशर्क अल असवद अरबी मीडिया है, उनके हवाले से भी खबर छापी है। लेबनान का अल अखबार आपको पता है हिजबुल्लाह के कंट्रोल में आता है, अशर्क अल असवद मीडिया अरबी है, बाकी इजरायली मीडिया है। इन्हीं सबसे आपको खबर मिलेगी और कहीं से होस्टेज डील की नहीं मिलेगी। तो ये खबर है और कहा जा रहा है कि गिनती हो रही है। हमास ने जितने भी कैप्टिव्स थे, जितने होस्टेजेस थे, सारे एक जगह अपने पास नहीं रखे, कुछ यहाँ, कुछ वहाँ, कुछ वहाँ, कुछ वहाँ। जब से ये, वैसे भी हमास के लड़ाके बहुत पहले से एहतियात कर रहे थे, फ़ोन पेजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जैसा हमें लेबनान में देखने को मिला कि वहाँ ब्लास्ट हो गए, हमास के साथ ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। लिहाजा उनको जल्द से जल्द नहीं पता चलता कि फ़लाँ शहर में, गज़ा पट्टी में, या जबालिया में, या गज़ा शहर में, या नुसैरियत में, जहां जिन लड़ाकों के पास जितने होस्टेजेस थे, क्या वो जिंदा हैं, मारे गए, कितने मारे गए, एकदम से नहीं पता होता। इसलिए सबको मैसेज भेजा गया है, गिनती करो, बताओ कितने जिंदा हैं। क्योंकि इजराइल की डिमांड है, पहले जिंदा होस्टेजेस छोड़े जाएंगे, उसके बदले में हम आपको फ़लस्तीनी कैदी जो आपकी पसंद के हैं वो रिहा करेंगे। उसके बाद जो लोग जिंदा नहीं रहे, होस्टेजेस मारे गए हमलों में या किसी भी वजह से, उनकी डेड बॉडीज सौंपी जाएंगी। खैर, तो ये फाइनल फेज में है। हमने कहा अशर्क अल असवद को भी पढ़ें, क्या ये खबर वहां है या जेरूसलम पोस्ट ने उनका ऐसी हवाला दे दिया? तो उन्होंने फौरन आज 7 दिसंबर में खबर छापी है कि सोर्सेज ने अशर्क अल असवद को ही बताया है, इसी अखबार, इसी मीडिया हाउस को हमास की सोर्सेज ने बताया है कि उन्होंने इजरायली कैदियों की या बंदियों की या हॉस्टेजेस की गिनती करनी शुरू कर दी है। मैसेज भेजे गए हैं पूरी गज़ा पट्टी में, कितने बचे हैं बताओ। इस सिलसिले में एक और खबर देखिए, अब गिनती से अलग आते हैं। ट्रंप की विनती गिनती और विनती। ट्रंप ने अपने जो कतर में सब करीबी लोग हैं हुकूमत में, उनसे ये कहा है कि हमास के चीफ और हमास के बाकी जो भी इस वक्त हों टॉप लेयर में, जो फैसला लेने वाली पावर हों, उन्हें वापस बुलाइए दोहा और उनसे बातचीत कीजिए होस्टेज टॉक को लेकर। ये हमें करनी है जनवरी 20 से पहले। हालांकि इजरायली अखबार ने अभी अक्टूबर में आखिर में छापा था कि हमास के लोगों को कतर छोड़ने को कह दिया गया है। हिंदी मीडिया ने भी छापा था, अब कहाँ जाएंगे सनम। तो लेकिन ये लोग गए ही नहीं हैं। पहले ही कह दिया गया था, किसी से छोड़ने को नहीं कहा गया था, हम कतर में। अब जो कतर से भी बाहर हैं, दोहा में, और दोहा से बाहर हैं, उन सब से कहा गया है कि दोहा, कतर की राजधानी लौटिए, बातचीत करनी है, इस मामले को निपटाना है। एट द बीहेस्ट ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ट्रांजिशन टीम, उनकी ट्रांजिशन टीम है, उन्होंने कतर से कहा है कि हमास के लीडर्स को समन कीजिए, समन भेजिए और बुलाइए, ताकि वापस हॉस्टेज निगोशिएशंस को पटरी पर लाया जा सके। ये खबर छपी है सर। इसी सिलसिले में एक फाइनेंशियल टाइम्स की खबर देखिए। इजराइल का प्रेसिडेंट हेर्जोग, इसने फोन पर बात की है दुनिया के सबसे बड़े आदमी एलन मस्क से, जो ट्विटर एक्स का मालिक है, टेस्ला का मालिक है, आपको पता है। लेकिन अब ये बंदा डोनाल्ड ट्रंप की बनने वाली हुकूमत में मिनिस्टर भी बनेगा, सेक्रेटरी। तो इनके लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट तैयार हुआ है। इनकी ताकत और मिनिस्टर से ऊपर होगी, जान लीजिएगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी अगली लाइन बनाकर जा रहे हैं, कोई ठीक नहीं फ्यूचर में ये प्रेसिडेंट भी बने। ये जो है एलन मस्क, इससे इजरायली प्रेसिडेंट हेर्जोग ने गुजारिश की है कि आप गजा पर होस्टेज डील पर फिर से प्रेशर डालकर कोशिश कीजिए कि वो गजा होस्टेज डील फिर से शुरू हो सके। ये कल बात इन्होंने की थी और आज सारी ये हैपनिंग हो रही है। आप समझिए कि इजराइल डेस्परेट है कि ये डील हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि इजराइल हार रहा है। हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि गजा कितना दबा हो गया, वो हार नहीं रहा है। लेकिन ये एक चीज और है कि वो जीत नहीं रहा है। दोनों में फर्क होता है, समझे आप? वो जीत नहीं रहा है, तबाही तो हो रही है,
یہ ڈیسپریٹ ہیں تاکہ ہوسٹیج ڈیل ہو جائے. پریشر بہت ہے سر. خیر, امریکہ اب اس بات کی انویسٹیگیشن کرے گا کہ اسپین نے 2-3 جہازوں کو جو روکا تھا اپنے ساحل پر, اپنے بندرگاہ پر, اور لنگر نہیں ڈالنے دیا تھا, رکنے نہیں دیا تھا, یہ اسٹے وغیرہ جو ہوتا ہے وہ نہیں کرنے دیا تھا, اور ریفیوز کر دیا تھا کہ نہیں آپ یہاں سے جائیے. کیوں کیا تھا اسپین نے؟ کیونکہ اسپین کو پتا چلا تھا کہ ان جہازوں میں, امریکہ کے جہازوں میں اسرائیل کے لیے بھر بھر کے ہتھیار جا رہے ہیں جس سے غزہ میں جینوسائیڈ ہوگا. اب اس معاملے میں امریکہ نے کہا ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کریں گے, اور اسپین نے اس طریقے سے میری ٹائم جو ٹریڈ ہے اس پر ایک کیل مارنے جیسے کام کیا ہے. ایسے تو میری ٹائم کامرس پر, یعنی سمندر کے ذریعے ویپار پر اثر پڑے گا. ہتھیار بھیجنا بھی تو ویپار ہے, ویپار ہے نا, تو اس پر اثر پڑے گا. اور اگر اس میں اسپین پایا جاتا ہے, مجرم پایا جاتا ہے کہ ہاں اس نے جان بوجھ کر اور یہ کیا, غلط کیا, جانچ واچ کے بعد, تو ہر ایک جہاز پر 2.3 ملین کا جرمانہ اسپین پر لگایا جائے گا, اور بھی اسپین کے لیے دقتیں. آپ ہمارے یار کو ہتھیار بھیجنے سے نہیں روک سکتے برخوردار. ایران, دا جیروسلم پوسٹ کہتا ہے کہ ایران نے اپنے پرسنل کو, اپنے کمانڈرز کو, اپنے جو لوگ بھی IRGC کے تھے یا باقی اور لوگ بھی جو تھے ایران کے حکومت سے جڑے ہوئے ہوں گے اگر سیریا میں, ان سب کو نکال لیا ہے سیریا سے, کیونکہ لگاتار جو باغی ہیں, ریبلز ہیں, وہ آگے بڑھ رہے ہیں, ایک کے بعد ایک شہر جیت رہے ہیں. نیو یارک ٹائم کے حوالے سے جیروسلم پوسٹ نے لکھا. تو ایران نے اپنے لوگ باہر نکال لیے ہیں. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi also traveled to Syrian capital this week to meet with Assad to pledge the Islamic Republic's full support. اب نیچے کی خبر کہتی ہے کہ عباس اراغچی جو ہیں وہ گئے دمشق, اور جو ہے پورے سپورٹ کی بات, اب سپورٹ کے بعد اپنے آدمی کون نکالتا ہے, لیکن اتنی خبر آئی, اسرائیل کے اخبار کی خبر تھی, تو ہمارے یہاں ایسے کر کے گپشٹی گئی, کیچ کر لیا. اس میں لکھا ہے نوبھارت ٹائمز میں آج 7 دسمبر کو, عراق بھاگے ایرانی سینا کے 2 کمانڈر. کبھی یہ نہیں لکھیں گے اسرائیل والے بھاگے, امریکہ بھاگا. عراق, افغانستان سے امریکہ نکلا. آپ سمجھ رہے ہیں, شبدوں کا بڑا وہ ہوتا ہے. عراق بھاگے ایرانی سینا کے 2 کمانڈر, بشار الاسد کو مدد کا بھروسہ دے کر سیریا چھوڑ رہا ہے ایران. یعنی ایران دھوکے باز ہے, اسد کو دھوکہ دے کے جا رہا ہے. کیا کرے گی سیریائی سینا؟ دوسری ہیڈ لائن دیکھیے, TV 9 بھارت پاش, سیریا میں ودروہی سے ڈر کر بھاگنے لگا ایران. کوئی ایکسکلیمیشن, کوئی کوشچن مارک نہیں ہے, کلیئر سٹیٹمنٹ ہے. ایکسکلیمیشن ہوتا ہے تو شک کی گنجائش, کوشچن مارک ہوتا ہے تو سوال ہوتا ہے, لیکن یہاں سیدھا سٹیٹمنٹ ہے کہ ایران ڈر کر بھاگ رہا ہے سیریا سے, سیریا میں باغیوں سے. نکالے اپنے کمانڈر اور ادھیکاری. سمجھ رہے ہیں؟ خیر, ایران کیا کر رہا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں. ایران, عراق اور سیریا, ان تینوں کے فورن منسٹرز نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیا. تینوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, فورن افیئرز, تینوں منسٹری آف فورن افیئرز, تینوں ممالک کے فورن منسٹر کھڑے ہوئے ہیں فوٹو میں. انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم سیریا کی سوورنٹی اور انڈیپینڈنس کے لیے ساتھ ہیں, ڈپلومیٹک زور بھی ڈال رہے ہیں, اور اگر جیسے ملٹری اعتبار سے مدد کرنی پڑی تو کریں گے. یعنی سیریا کی خود مختاری اور اس کی آزادی کو داؤں پر لگنے نہیں دیا جائے گا. سر بڑھتے آگے, روس کی ایک خبر لے لیں. روس کی فوج لگاتار آگے بڑھ رہی ہے اور یوکرین کو بھاری نقصان پہنچا رہی ہے. یہ روس کی سرکاری نیوز ایجنسی تاس ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 6 دسمبر کے ملٹری آپریشنز میں رشین ٹروپس نے 6 کمیونٹیز, 6 بستیاں جو ہیں وہ ڈونباس ایریا میں آزاد کروا لی, لبریٹ کروا لی, یا ان پر قبضہ کر لیا. یوکرینین فورسز کو یہاں سے کھدیڑ دیا. یہ پورے 1 ہفتے کی کہانی ہے. اس میں ڈونباس ایریا, زوپورزائے ریجن بھی شامل. بہت بہت شکریہ. ہیڈ لائن شو آپ دیکھ رہے تھے. سلامت رہیے, خوش رہیے.